डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इनके फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस 21 क्वेश्चन का पहला पार्ट ए पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बी वाला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और सी वाला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 22 भी कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी भी हम आज डिस्कस करेंगे। ये दोनों एक साथ इन दोनों क्वेश्चन को समझेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला पार्ट लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं इस फंक्शन एफ एक्स विच इज द सम ऑफ टू फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एफ एक्स की साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, कॉस एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ अलग अलग। तो मैं क्या ले लेता हूँ कि लेट एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको मैंने एच एक्स मान लिया, एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको मैंने एच एक्स मान लिया साइन एक्स, और इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया इसको। तो एफ एक्स क्या हो गया आपके पास, एच एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन का सम हो गया। अब पहले इस वाले के लिए देखते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की स्थिति देखते हैं, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू आर। नाउ दिस फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स is defined for every value of this x which is real। मतलब ये sin x x के प्रत्येक वैल्यू और x के प्रत्येक रियल नंबर, मतलब x यहाँ पर रियल नंबर है और sin x प्रत्येक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। और ये भी हम जानते हैं कि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच आती है, -1 में होती है, +1 में होती है, -1 और +1 के बीच में भी आती है जब हम x क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं। तो पूरे सेट ऑफ रियल के लिए साइन एक्स आपका डिफाइंड है, ठीक हो गया। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है रियल नंबर में जिसके लिए ये साइन एक्स डिफाइंड नहीं है। तो अब देखिए आगे, सबसे पहले आप देखिए एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी क्या है, मैंने एक जनरल पॉइंट ले रखा है, सी बिलोंग्स टू आर, आर में सेट ऑफ रियल में कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया। जनरल पॉइंट क्यों लेते हैं कि जनरलाइजेशन करने के लिए, एक पॉइंट के लिए सही हो गया तो सारी पॉइंट के लिए सही हो गया। सेट ऑफ रियल में ले रखा है सी पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट। तो आप जानते हैं कि एच सी कितना हो जाएगा, एच सी विल बी साइन सी, ठीक है। एच एक्स जगह पे सी कर देंगे तो साइन सी हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर। अब मैं लिमिट डिस्कस करूंगा। लिमिट कैसे डिस्कस करेंगे, लिमिट डिस्कस करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि साइन एक्स का नेचर पता नहीं कि कैसे बिहेव करता हुआ एक्स इज इक्वल टू सी के राइट और लेफ्ट में, एक्स इज इक्वल टू सी जो पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर मैंने क्या देखनी है, लिमिट चेक करनी है। तो पॉइंट सी, सी प्लस एच एंड सी माइनस एच, व्हेन दिस एच विल टेंड टू 0, एच विल टेंड टू 0। जैसे एच विल टेंड टू 0 होगा, सी प्लस एच कहाँ टेंड कर जाएगा, सी की ओर, एंड व्हेन दिस एच विल टेंड टू 0, सी माइनस एच कहाँ चल जाएगा, सी पे चला जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, और इस पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं इसको, आप लिखेंगे इसको राइट हैंड लिमिट, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एच एक्स। राइट हैंड लिमिट कैसे दिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, c प्लस का मतलब c से जरा बड़ा एच एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट h विल टेंड टू 0, लिमिट h विल टेंड टू 0 एच सी प्लस एच। ये एच और एच अंतर है, ये तो फंक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सी प्लस एच की स्थिति देखिए आप, ठीक हो गया। जैसे ही आप कहेंगे कि एच विल टेंड टू 0, एच 0 की तरफ टेंड करेगा, ये सी प्लस एच कहाँ टेंड करेगा, सी की ओर टेंड करेगा। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, लिमिट एच टेंड्स टू सी प्लस एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच विल टेंड टू 0 एच सी प्लस एच। जैसे ही एच 0 की तरफ टेंड करेगा, ये सी प्लस एच कहाँ टेंड करे जाएगा, सी की ओर टेंड कर जाएगा। आगे समझ गए।
तो इस ढंग से राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी, देखिए आप, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0। देखिए अभी कितना हो जाएगा, एच एक्स आपका साइन एक्स है, तो एच सी प्लस एच, ये पर सी प्लस एच कर दूंगा तो ये साइन सी प्लस एच हो जाएगा, साइन सी प्लस एच, ठीक हो जाएगा। एक्स जगह क्या आ गया, सी प्लस एच आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं, लिमिट एच विल टेंड टू 0, कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला आगे पता है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, बात को हम जानते हैं, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। उससे इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन ऑफ एच, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, साइन सी प्लस उसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू, नाउ इस वैल्यू को आप देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखिए लिमिट निकालना है यहां पर, तो ये भी दो का सम किया, तो लिमिट के केस में इसका इसकी लिमिट अलग निकाल देंगे, इसके अलग निकाल देंगे, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0, कितना हो गया, h will tend to 0 sin c cos of h प्लस लिमिट h will tend to 0 cos c sin of h। अब आप देखिए साइन से तो कांस्टेंट हो गया, c कांस्टेंट पॉइंट हो गया एक प्रकार का, यहां पर भी c कांस्टेंट हो गया, साइन c cos से तो कांस्टेंट हो गया, लिमिट यहां चली जाएगी, तो साइन सी लिमिट h will tend to 0 cos of h प्लस cos of c लिमिट h will tend to 0 sin of h। अब इन वैल्यूज को आप देखिए, इनको डिस्कस कीजिए, कितना होगा, लिमिट h will tend to 0 cos h, ये फॉर्मूला आप पहले भी आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, लिमिट h will tend to 0 sin h is equal to 0, लिमिट h will tend to 0 cos of h is equal to 1, लिमिट h will tend to 0 cos h 1 हो जाता है, लिमिट h will tend to sin h कितना हो गया, 0 हो गया, तो cos h ये तो 1 हो जाएगा, और sin h ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, साइन सी, क्योंकि ये तो 1 हो गया और ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास, साइन सी आ गया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू भी कितनी थी, साइन सी थी। अब देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखिए कितनी होगी, मतलब मैंने क्या कहा था, x इज इक्वल टू सी, सी प्लस एच, सी माइनस एच, h will tend to 0, h will tend to 0, इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h will tend to 0 f c माइनस एच, ये तो होगा, या आप एक लाइन और पहले लिख सकते हैं, क्या इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x tends to this hx, ये लिमिट x tends to this hx, फंक्शन क्या hx है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c नेगेटिव टाइप का एक सिंबल है उसका, और इसको लिख सकते हैं आपकी लिमिट h will tend to 0 h c माइनस h, इस h और इस h में अंतर है, ये तो फंक्शन का है, ये वैल्यू है, ठीक हो गया। तो क्या किया, c माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की जगह x जगह क्या कर दिया, c माइनस एच, क्योंकि यहां फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, कितना हो रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक कर रहे हैं यहां पर, ठीक हो गया। अब ये कितना होगा आपका, देखिए ये आपका कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं
लिमिट h विल टेंड टू 0, देखो h c माइनस एच, c माइनस एच करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा, साइन c माइनस एच। तो लिमिट h विल टेंड टू 0, देखिए साइन c माइनस एच, साइन x माइनस वाई क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाता है, साइन x माइनस वाई क्या हो जाएगा, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, नेगेटिव हो जाता है। इसको मैं खोल लेता हूँ, साइन c कॉस ऑफ एच माइनस कॉस c साइन ऑफ एच, ठीक हो गया। अब ये भी दो फंक्शन का डिफरेंस है, बाहर से लिमिट है तो इसकी लिमिट अलग हो जाएगा और उसकी लिमिट अलग हो जाएगी, तो कितना बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0 sin c cos of h minus limit h will tend to 0 cos c sin of h, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब आप उनको अलग अलग करके कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए साइन से तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर cos c भी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन c लिमिट h will tend to 0 cos h माइनस cos c लिमिट h will tend to 0 साइन ऑफ h। जैसे ही h 0 की तरफ टर्न करेगा cos h क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। लिमिट h will tend to 0 cos h क्या है, ये तो 1, और लिमिट h will tend to 0 साइन h क्या है, 0, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, साइन c होगा, ठीक होगी। तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू साइन सी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों क्या हो गई, साइन सी के बराबर हो गई। इसलिए आप कह सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड लिमिट h टर्न्स टू c h x इज इक्वल टू साइन ऑफ c, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट इसकी, इसका मतलब साइन x की लिमिट क्या होगी, साइन c होगी। और हमने क्या देखा, हमारे पास ये भी आ रहा है कि लिमिट x टर्न्स टू c h x इज इक्वल टू h c, h c मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट c। यहाँ पर आप h c कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन c हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये भी कितना है, साइन c है ना, मतलब फंक्शन की लिमिट साइन c, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर वो भी साइन c, तो दोनों इक्वल होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से आप लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन hx हमारे पास आ गया, फंक्शन hx मीन्स sin x इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जो फंक्शन हमने sin x माना हुआ है, ये वाला, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब इसके लिए देखते हैं, इसको मैंने gx ले रखा है, टेकिंग gx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, ठीक हो, इसको मैंने gx ले लिया, दूसरे वाले पार्ट को एट, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एट x इज इक्वल टू c, gc कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ c हो जाएगा, x की जगह मैंने c रखा तो ये क्या बन जाएगा, cos c हो गया, मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c। इस फंक्शन की वैल्यू, ये जो cos x वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू c पॉइंट पर क्या होगा, cos c होगा। अब ये तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर लिमिट भी तो चाहिए c पर, तो c पर लिमिट के लिए वही फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, c प्लस h, c माइनस h, h will tend to 0 तो c पे चला जाएगा, h will tend to 0 कहाँ पहुंच जाएगा, c पर, और यहाँ आपको राइट हैंड लिमिट देगा, और यहाँ पर आपको क्या दे देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दे देगा, ठीक हो गया। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx एंड दैट इज इक्वल टू
लिमिट h will tend to 0 g c plus h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा c प्लस h के लिए राइट हैंड लिमिट, जबकि h कहां जा रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगी, क्योंकि c से थोड़ा बड़ा तो हल्का बड़ा। ठीक हो गया। अब ये कितना आ गया देखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0 g c प्लस h कितना हो जाएगा, g c प्लस h, g x आपका cos x है, ये हो जाएगा cos c प्लस h। ठीक है, g c प्लस h, g x कितना है, cos x, तो x की जगह में क्या रख दूंगा, c प्लस h कर दूंगा, क्योंकि cos क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा। और cos x प्लस y क्या होता है, cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। एक बार मैं यदि फॉर्मूला लिख लूं cos का, cos x प्लस y इज गिवन बाई cos x cos y माइनस sin x sin y होता है, तो उस समय इसको खोल लेता हूं, तो कितना बन गया ये, दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0, इसको खोलिए, cos x प्लस y है ना, तो cos c cos h माइनस sin c sin h, अलग अलग कर लीजिए, लिमिट h will tend to 0 cos c cos h माइनस लिमिट h will tend to 0 sin c sin h। तो cos c बाहर ले लीजिए, cos c लिमिट h will tend to 0 cos h माइनस sin c लिमिट h will tend to 0 sin of h। तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, कितना है वैल्यू, cos c आ गई उसकी वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या बन गया, cos c। ठीक हो गया, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, cos c। यहां पर लिख लेता हूं, राइट हैंड लिमिट आपका आ गया इज इक्वल टू cos ऑफ c। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c दिस g x, इस फंक्शन की तो निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h will tend to 0 g c माइनस h। ठीक है, x की वैल्यू क्या, c माइनस h, c के लेफ्ट की तरफ, व्हेन h will tend to 0। अब ये कितना हो जाएगा, इसको आप देखिए, इसको यहां लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0 जी सी माइनस एच, जी एक्स कितना है, कॉस एक्स है ना, तो एक्स की जगह सी माइनस एच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस एच हो गया, कॉस सी माइनस एच। अब देखिए कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई जब रहेगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स साइन हो जाता है, केवल डिफरेंस है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच विल टेंड टू 0 कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच। ठीक हो गया, तो लिमिट एच विल टेंड टू 0 अलग अलग ले लीजिए, कॉस सी कॉस एच प्लस लिमिट एच विल टेंड टू 0 साइन सी साइन ऑफ एच। ये तो कॉस सी है, बाहर कर लेंगे, और लिमिट एच विल टेंड टू 0 कॉस एच, ये तो 1 बन जाएगा, और लिमिट एच विल टेंड टू 0 जब साइन एच पर जाएगा, लिमिट एच विल टेंड टू 0 साइन एच, साइन एच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास फिर क्या होगा कॉस ऑफ एच आ गया। तो हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी कॉस एच आई और राइट हैंड लिमिट भी क्या आई, कॉस ऑफ एच आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कॉस एच, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कॉस एच, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर हमारा क्या रहा है, कॉस ऑफ सी आ रहा है। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आया, कॉस ऑफ सी आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कॉस सी आया, राइट हैंड लिमिट भी कॉस सी आया। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, राइट हैंड लिमिट,
ठीक है, दोनों लिमिट आपस में बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c gx, या लिमिट x टेंड्स टू c gx मतलब cos x, ये कितना हो गया cos c। द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज cos c एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c gc, वो भी cos c, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c gx इज इक्वल टू gc, फंक्शन की लिमिट c पर वही है जो कि फंक्शन की वैल्यू c पर है। इसका मतलब gx मतलब cos x is continuous at every value of x belongs to, एक पॉइंट सी ले रखा था, सी जनरल पॉइंट था, तो हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि cos x क्या है, थ्रूआउट कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद आप देखिए हमारे पास हमने जो यहाँ पर ये सॉल्व किया, इससे हमें क्या क्या मिला कि हमारा जो फंक्शन sin x है वो भी कंटिन्यूअस है और cos x भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया, दोनों कंटिन्यूअस आ गए, sin x as well as cos x both are the continuous function। और हमें करना क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको इन दोनों का सम को कंटिन्यूअस दिखाना है, हमको इनका सम मतलब sin x प्लस cos x। आपने इंडिविजुअली देख लिया sin x इज कंटिन्यूअस, cos x इज कंटिन्यूअस। तो अब देखिए दो फंक्शन आपके पास hx और gx, दो फंक्शन यदि हैं एंड बोथ आर द कंटिन्यूअस, तो कुछ थ्योरम्स आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए यदि आपके पास hx और gx दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, उनका सम भी कंटिन्यूअस। हमने hx क्या माना था, sin x माना था, हमने gx क्या माना था, cos x माना था। हमारे पास hx और gx दोनों क्या हो गए, कंटिन्यूअस आ गए। दिस इंप्लाइज दैट sin x प्लस cos x, और इसकी वैल्यू आपके पास है क्या, ये आपके पास fx है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक हो गया, यह आसान तरीका है, इसको कंटिन्यूअस कर लीजिए, इसको कंटिन्यूअस शो कर लीजिए, और तब इसका यूज कर लीजिए कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ये कंटिन्यूअस है। दूसरी स्थिति में hx and gx both are continuous, then their difference hx minus gx is also continuous। ठीक हो गया, अब आसान बन गया आगे, क्योंकि अलग अलग हम निकाल दिए, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा मींस इनके डिफरेंस को भी मैंने fx से लिखा हुआ है, तो ये आपका ये वाला पार्ट जो आपका था, ये पहला वाला ए पार्ट था ना, और ये आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आपका क्या आ गया, इस पूरे को मैंने क्या ले रखा है, fx लिया हुआ है, तो fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x is continuous। अलग अलग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, sin x is continuous function for every x belongs to R, cos x is a continuous function for x belongs to R, so their difference sin x minus cos x which is given by the function f(x) is also a continuous function। ठीक हो गया, और तीसरी क्या प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस फंक्शंस की, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि यदि दो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हैं, दो फंक्शन यदि आपके कंटिन्यूअस हैं तो उनके मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इसी का सी पॉइंट देखिए, sin x इज कंटिन्यूअस एंड cos x is continuous, cos x is continuous function, both function are continuous
then this implies that fx is equal to sin x into cos x will also be continuous function. sin x continuous है, cos x continuous है, उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है किसकी, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस की. दो फंक्शन आपके पास एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा. बट हियर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. तो ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, कि हमारे पास ये जो तीनों फंक्शन आए आपके पास, कौन कौन, ये sin x प्लस cos x कंटिन्यूस है, sin x माइनस cos x कंटिन्यूस, उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस. क्या क्या हमने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाया, इसको दिखाया, और उसके बाद हमें पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है, और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होता है. ठीक हो गया. अब इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आते हैं कहां, इसकी ओर, किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर. क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन. आपको दिखाना है कोसाइन. सॉल्व में हम क्या लिख देते हैं उसको, कॉस. कोसेकेंड इसको लिखते हैं कॉसेक. सेकेंड सेक. कोटेंजेंट कोटेंजेंट कॉट. तो मैं किसी टाइम पर लिखूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. ठीक है. अब मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ इसलिए मिलाया कि दो दो बार मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े. एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस, कोसाइन की जगह क्या लिख देते हैं, कॉस लिख देते हैं इसको. तो अभी हमने चेक किया कि कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द एक्स व्हिच इज इन आर. कॉस एक्स कंटिन्यूअस होगा एक्स के प्रत्येक रियल मान के लिए. ठीक हो गया. तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया. और यदि सेपरेट यही आपका आएगा तो फिर इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, जैसे मैंने अभी यहां बताया कंटिन्यूटी चेक. इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ जोड़े कि डबल डबल बार काम न करना पड़े. पर आपको यदि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है अलग अलग इसके लिए, तो इसके लिए आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. इस पर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर एक्स इक्वल टू सी पर, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल होनी चाहिए, जैसे हमने दिखाया है. तो इसका मतलब हो गया कोसाइन इज ए कंटिन्यूअस. ये आपका कंटिन्यूअस हो गया. ठीक हो गया. अब देखते हैं कॉसेक की ओर चलते हैं. ये आपके पास कॉसेक है, लिखा गया है यहां पर कोसेकेंड. मतलब यदि मैं इसको लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स. ठीक हो गया. एंड दिस कॉसेक एक्स यू ऑलरेडी नो दैट cosec x एंड sin x आर रेसिप्रोकल फंक्शन. ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, ये तो रेसिप्रोकल है. ठीक है. और हमने ये भी अभी दिखाया कि दिस sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक हो. sin x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. और इस प्रॉपर्टी को भी हम कंटिन्यूटी की जानते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो उनका ये डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, परंतु ये डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं होना है. जिस पॉइंट पर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए. अब बात ये आती है कि कॉसेक एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो डिपेंड किस पे करेगा, साइन एक्स पे. क्योंकि ये वन जो है ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो थ्रू आउट कंटिन्यूअस है. ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो हमने भी चेक कर लिया कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है. ठीक है. एट एवरी वैल्यू ऑफ द एक्स देखा था वहां पर, परंतु चूंकि ये क्या है, दिस इज इन डिनोमिनेटर, सो दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. इसकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए. ये तो है, ये फंक्शन, ये डिवीजन आपका कंटिन्यूअस होगा, जबकि जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए.
तो ये आपका cos x कंटिन्यूस होगा, sin x कंटिन्यूस है, परंतु किस स्थिति में होना चाहिए, sin x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू कहीं 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कब होता है, sin x इज इक्वल टू 0 कब, जब x आपका पाई होता है, ठीक है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है, मीन्स x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, मतलब n इज इक्वल टू 0 कर दिया तो साइन 0 0, n इज इक्वल टू 1 कर दिया तो साइन पाई 0, n इज इक्वल टू 2 कर दिया तो साइन 2 पाई 0, n इज इक्वल टू 3 कर दिया तो साइन 3 पाई 0, ठीक है। तो ये जनरलाइज हो गया ना, जनरलाइजेशन हो गया, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, z मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारे पास n का मतलब लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे sin x is continuous, so 1 over sin x is a continuous function for every x is not equal to n pi, n belongs to 0, ठीक है, क्योंकि यहां 0 नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई हो गया तो ये तो 0 हो गया, तो वहां पर फिर अब कंटिन्यूस फंक्शन नहीं रहेगा, इसका मतलब cos x कंटिन्यूस होगा कब, जब x की वैल्यू n पाई नहीं होगी। आप समझ गए, सब कुछ इसी पर आएगा, ये 0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z, इसका मतलब कैसे लिखेंगे, cos x is a continuous function when x is not equal to n pi and belongs to z, ये कंटिन्यूस फंक्शन है cos x, परंतु वहां x का मान n पाई नहीं होना चाहिए, cos x पाई नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, n इज इक्वल टू 0 कर लो क्या हो जाएगा, 0 बन गया cos x 0, n इज इक्वल टू 1 कर लीजिए तो x इज इक्वल टू पाई होगा, cos x पाई, cos x 2 पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, कौन, cos x। अब क्लियर हो गया यहां पर। अगला देखिए आप सेकेंड के लिए, देखिए सेकेंड मीन्स सेट, शॉर्ट में लिख देते हैं ना सेकेंड होगा, सेकेंड को शॉर्ट में सेक लिख देते हैं, कितना लंबा कौन लिखता है भागा, तो सेकेंड एफ एक्स मैंने क्या कहा, सेक एक्स, और सेक एक्स आप जानते हो 1 ओवर कॉस एक्स, ठीक हो गया। इसका एग्जिस्टेंस तब होगा जब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इज अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू, मतलब आप कह सकते हैं cos x should not be equal to 0, इसकी वैल्यू 0 ना हो, किन पॉइंट पर 0 होती है, cos π/2, cos π/2 0 होता है, ठीक है। तो cos x की वैल्यू यदि 2n + 1 π/2 की फॉर्म की है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, ठीक हो गया, n इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, ये तो 0 हो गया, तो π/2 हो गया, cos π/2 कितना हो गया, 0 होता, वहां पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 हो गया। n इज इक्वल टू 1 करूंगा तो 2 और 1 3 π/2 पर भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 करूंगा तो 2 2 4 5 π/2 पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 करूंगा तो 3 2 6 7 π/2 पर भी क्या हो जाएगा, ये cos 7 π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि cos x अपने आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, परंतु sec x से जब उसको रिलेट करेंगे तो sec x आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जब x की वैल्यू ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू के लिए sec क्या हो जा रहा है, इस वैल्यू इन वैल्यूज के लिए sec x अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो sec x बाकी सब वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा, ओनली फॉर दीज वैल्यूज sec x इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है,
क्योंकि ये इन वैल्यूज पर sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, वहां उसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी। तो हम लिखेंगे sec x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, sec x is a continuous function for every x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 where this n belongs to z। मतलब x की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए, 2n plus 1 pi by 2 की फॉर्म की नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगी, ये सेकेंड क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कहां से लिख रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। दो फंक्शन एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, एफ एक्स ओवर जी एक्स कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो वही बात है, एक तो कांस्टेंट फंक्शन, तो कंटिन्यूअस सही है, cos x को हमने कंटिन्यूअस दिखा दिया था, पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, और किन बिंदुओं पे जीरो होता है, इन बिंदुओं पे जीरो होता है, तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो उन सब बिंदुओं के लिए sec x आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक हो, अब लास्ट वन इसमें क्या है आपका, लास्ट वन हमारे पास क्या है, ये है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब कॉट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स के रूप में लिखते हैं कॉट एक्स, और कॉट एक्स आप जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स हो जाता है। ठीक, हमने देखा कॉस एक्स क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्स सभी वैल्यूज के लिए होता है, सभी वैल्यूज के लिए होता है, पर जब कॉट एक्स की बात करेंगे तो इसको वहां जीरो नहीं होना चाहिए, यदि वो जीरो निकल गया तो कॉट एक्स डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब इस कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर एवरी एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई एन एंड बिलोंग्स टू जेड। समझ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जब x की वैल्यू पाई एन के रूप में नहीं होगी, तब जाके फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यदि इंडिविजुअली आपके पास आता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोटेंजेंट, कॉट एक्स की आप कंटिन्यूटी चेक करिए, तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, पहले कॉस एक्स को कंटिन्यूअस दिखाएंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में दिखाया था, फिर साइन एक्स को हमने कंटिन्यूअस दिखाया, तब हम लिखेंगे कि कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, इसलिए उनका ये डिवीजन cos x ओवर sin x ये भी कंटिन्यूअस होगा, परंतु x की वैल्यू पाई n नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x जैसे मैं पाई n करूंगा, पाई n मतलब n की जगह जीरो कर दूंगा तो साइन जीरो जीरो, n की जगह 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका पाई हो गया, तो साइन पाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, किन बिंदुओं पे जीरो होता है, इन बिंदुओं पे, तो ये वैल्यूज x की नहीं होनी चाहिए, बाकी x की कोई वैल्यूज ले लेंगे हम, ये फंक्शन आपका कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, दिस कोटेंजेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन only for those values of x which is not equal to pi n, या only those values of x which is in the form of pi n, the function cotangent is not continuous। जब फंक्शन आपका किस फॉर्म में है, फंक्शन की वैल्यू पाई एन के रूप में है, तब वह आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मतलब कोटेंजेंट आपका कंटिन्यूअस होगा, जबकि x इज इक्वल टू पाई एन नहीं होगा। इंडिविजुअल पूछेगा आपको तो आपको इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा, इसकी कंटिन्यूटी जैसे मैंने यहाँ निकाला था, इसके लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगानी है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका डिवीजन एफ एक्स ओवर जे एक्स कंटिन्यूअस होगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब नहीं होता है, जब एक्स की वैल्यूज ऐसी नहीं आनी चाहिए, पाई एन के रूप में नहीं आनी चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी को डिस्कस